नाम है कृष्णा द्विवेदी और आप सभी का मेरे चैनल नॉलेज सेंटर में स्वागत है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता चल ही गया होगा कि हम लोग हिस्ट्री की नई सीरीज़ लेके आने वाले थे, उसी पे वर्क कर रहे थे, काफ़ी टाइम लग गया हमें बनाने में। सो सर्टेनली जो है बहुत लोगों की डिमांड आ रही थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस किसी को समझ में आ नहीं रहा था। सो हमने सोचा कि हम लोग लाते हैं सीरीज़ को, अगर देखते हैं आप लोग को अच्छा लगता है तो बताइएगा, हम लोग इसको आगे और कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो जो आज चैप्टर डिस्कस करने वाले बेसिकली फ्रेंच रिवॉल्यूशन होने वाला है, जिसके बारे में डिटेल में देखेंगे। शुरू से लेके अंत तक आप देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। आपको एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन के साथ। इसके बाद अगर आप फर्दर चाहोगे तो आपकी सीरीज भी मैं इस पे अपडेट कर दूंगा, क्वेश्चंस लेके आऊंगा जिसको देख करके आप बताइए कि आपको कैसा लग रहा है और आपकी जो नॉलेज है उसको और इनहेंस करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो उससे पहले जरा देख लेते हैं इसका केवल ओवरव्यू ले लेते हैं, उसको धीरे-धीरे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो आपको जैसे कि पता होगा फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो था जनरली स्टार्ट हुआ था 1789 में और काफ़ी लंबे समय तक चला। तो मैं एक ओवरव्यू देता हूँ। फ्रेंच रिवॉल्यूशन का जो मकसद था कि जैसे हमारे इंडिया में क्या हुआ था, लोगों ने इंडिपेंडेंस की लड़ाई लड़ी कि भैया मुझे आज़ाद कराना है, अपने देश को आज़ाद कराना है, तो लंबी लड़ाई चली ब्रिटिशर्स के साथ। वैसे ही वहाँ फ्रांस में भी कुछ रूलर्स थे जो वहाँ ऑलरेडी रूल कर रहे थे। तो लोग जो थे वहाँ से उनसे छुटकारा पाने के लिए बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन चला। उन सबका एक सीरीज़ ऑफ जो इस इवेंट्स इवेंट्स का सीरीज़ चला, उसी के थ्रू वो लोग इंडिपेंडेंस गेन कर पाए। ठीक है, तो सर्टेनली हम लोग एक-एक चीज़ को डिटेल में देखते हैं और समझते हैं, जल्दी-जल्दी से मेन पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, तो मैं एनसीईआरटी की एक-एक लाइन कवर करने वाला हूँ, उसको डिटेल में समझाऊँगा और इस पे जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन्स होंगे उनको साइड में बता भी दूँगा, तो आप लोग उसे चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, तो बट जैसे ही आप चैप्टर खोलोगे, तो सबसे पहले आपको दिखेगा कि जो बैस्टिल टावर वाला जो इंसिडेंस है, उसको आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको ज़रा चेकआउट कर लेते हैं, क्या है, कैसे है। ठीक है, तो बात करें 14 जुलाई 1789 को जो है अचानक से, मतलब ये क्या किया है इन लोगों ने, एक शुरू में एक इंसिडेंट जो आगे हुई है उसका छोटा-सा हिस्सा जो है आगे उठा के रख दिया है। ठीक है, जिसको पहले हम लोग वो समझ लेंगे। तो हुआ ये कि जो पेरिस था, वो अचानक से 1789 में क्या हुआ कि बहुत ढेर सारा अलार्म आ गया, मतलब कि अचानक से भगदड़ सी मच गई। और ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि पहला पॉइंट ये है कि र्यूमर्स स्प्रेड दैट ही विल सून ऑर्डर द आर्मी टू ओपन फायर। मतलब सीन को आप ऐसे समझो कि मान लीजिए कोई एक बेस्टिल टावर नामक बिल्डिंग है, वहाँ पे लगभग करीबन 40,000 मैन उन्होंने इकट्ठा हुए हैं और वो लोग उस बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। क्यों डिस्ट्रॉय कर रहे हैं? क्योंकि अफवाहें ऐसी फैली थी कि जो किंग है वहाँ का, वो जो है लोग जो इकट्ठा हुए हैं उन पे ओपन फायर कराने वाला है सोल्जर से। तो ऑब्वियस सी बात है, लोग डरे हुए थे। वो चाहते थे कि ऑलरेडी और जो थे काफ़ी जो राजा था उससे गुस्सा भी थे, वो डिस्ट्रॉय करना चाहते थे उस बिल्डिंग को। ठीक है? तो ये र्यूमर स्प्रेड था, जिसके कारण सिटीज़न्स के अंदर काफ़ी भय भरा था। अराउंड माफ़ कीजिएगा 7,000 मैन एंड वुमन की बात हो रही है, जो कि टाउन हॉल जो पेरिस में एक जगह है वहाँ का है, जहाँ पे बेस्टिल टावर में जनरली कैदियों को रखा जाता था, जो कैदीस होते थे उनको रखा जाता था। तो ये जो गुस्सा है, भड़ास है, लोग निकालने के लिए बेस्टिल टावर पे इकट्ठा हुए थे। ठीक है? Bastille नहीं, टाउन हॉल। ठीक है, ओके। नाउ फाइनली a group of 700 people marched towards the eastern part of the city। ठीक है, तो जो अभी यहाँ पे मेन कहानी शुरू कर देते हैं कि कुछ सैकड़ों लोग जो है ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में घूमने लगते हैं, जहाँ पर एक फोर्ट्रेस, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एक प्रिजन जो बेस्टिल जो ये बना है ना टाउन हॉल, ये जो है जिसका नाम बेस्टिल है, वहाँ पे लोग इकट्ठा शुरू होने, वो जो कि ईस्टवर्ड साइड था। वेयर द होप टू फाइंड अ होर्डेड एम्यूनिशन। वहाँ पे उन लोगों ने क्या किया, उनको लगा कि कुछ एम्यूनिशन यानी कुछ हथियार के साथ, यानी कि गोला बारूद वाले हथियार के साथ जो लोग वहाँ देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ऑलरेडी किंग का जो है अफवाह फैल ही रखा था। तो वहाँ पे क्या हुआ, आर्म्ड फाइट दैट फॉलोड, द कमांडर ऑफ द बेस्टिल वाज किल्ड एंड द प्रिजनर्स रिलीज्ड। और सर्टेनली लोगों और आर्म्ड ऑफिशियल के बीच में बहुत बड़ी लड़ाई हुई, इसमें जो बेस्टिल का जो वो था, क्या कहते हैं, कमांडर, वो की मारा गया। ठीक है, और जितने भी प्रिजनर्स थे उन सभी को इन लोगों ने रिलीज कर दिया। और हालांकि उसमें केवल 7 ही थे, उस पूरे इतने बड़े टाउन हॉल में केवल 7 ही थे। ठीक है, yet the Bastille was hated by all। सब उसे नापसंद करते थे, बिकॉज जो वो था एक डिस्पोटिक पावर, यानी जो किंग का जो एक तरीके से कहते हैं ना कि किंग की बड़ाई बढ़ावता को दिखाने के लिए, महानता को दिखाने के लिए, उसकी पावर्स को दिखाने के लिए वो बिल्डिंग शो ऑफ के लिए थी। तो लोगों को उससे गुस्सा लगती थी। हालांकि वो तो आपको ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और अगर कोई भी डाउट आपको इस पॉइंट पे रेज होता है, कमेंट सेक्शन में डायरेक्ट पूछ लीजिए। मैं एक और सेशन स्टार्ट कर दूंगा, एक और वीडियो लेके आ जाऊंगा प्रॉपर, जो आप क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसको हम लोग क्लियरली डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी तक का सीन आपको क्लियर होना चाहिए कि जो है पर्टिकुलरली बात करें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो फ्रेंच के लोग हैं, ईस्टवर्ड साइड में जाते हैं, जहाँ पे टाउन हॉल है, वहाँ पे बेस्टिल टावर है, वहाँ पे इकट्ठा हो जाते हैं और अपने एम्यूनिशन के साथ, उनके पास गोला बारूद हथियार होते हैं, उनके जो घर पे मिल गया वो हथियार लेके चले गए। और क्यों गए? क्योंकि अफवाहें ऐसी फैली थी। अभी ये लोग क्यों गए, उसका रीजन ये है कि अफवाहें फैल गई थी कि
जो किंग है जो है इन लोगों पे ओपन फायर करने वाला है, फिर अंधाधुंध फायरिंग होगी, तो इन लोग उसको बदला लेने के लिए वहाँ गए। वहाँ पे जाने के बाद आर्मी और इनके साथ फाइट हुई, जिसमें कमांडर इन चीफ था, जो कमांडर था बेस्टिल का, वो मारा गया और जितने भी प्रिजनर्स थे उनको रिलीज किया गया, जो कि केवल 7 ही थे। ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी आपको पूरी क्लियर होनी चाहिए। कोई भी डाउट आप सीधे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द डेज दैट फॉलोड सॉ मोर राइटिंग। उसके बाद क्या हुआ, उस दिन ही बहुत ही ज्यादा और राइटिंग हुई, यानी और ढेर सारी फाइट्स देखने को मिली। एंड द मच कंट्री साइड, किनारे की बात करें तो जो देश था उसके किनारे साइड, यानी मोस्ट पीपल वर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइस ब्रेड। अब देखिए बहुत ढेर सारे रीजन थे इनके रिवॉल्यूशन का, उनमें से एक रीजन था ये जो ब्रेड की प्राइसेस थी। ब्रेड यानी कि नॉर्मल लिविंग नीड के लिए जरूरत होती है, वो जो थी वो बहुत ही ज्यादा मतलब ज्यादा प्राइसेस थी, क्योंकि एक आम आदमी भी इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहा था। ठीक है, मच लेटर व्हेन हिस्टोरियंस लुक्ड बैक अपॉन द टाइम they saw it as the beginning of a chain of events ultimately led to the execution of the king of France। तो बहुत आगे जब लोगों ने देखा इसको तो एक कड़ी समझिए कि मतलब कि ये जो हुआ है आज, वो एक हिस्सा था फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, जो आगे चल करके बहुत ढेर सारे इवेंट लेता है और अल्टीमेटली जो उनका राजा होता है उनको मौत के घाट तक लेके जाता है। ठीक है, तो ये स्टोरी का बीच हिस्सा उठा कर रख दिया गया है। अभी मेन स्टोरी जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे, बट अभी फिलहाल के दिमाग में क्या बैठा लीजिए कि ये बेस्टिल टावर में हुआ क्या है, ये सारे इंसिडेंट्स को। यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि वाई एक क्वेश्चन यहाँ बन सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि why the people of France were fighting with armed officials, या फिर जो है क्यों किंग ने ऑर्डर किया था आर्म्ड ऑफिशियल्स को जाकर फाइट करे। तो पहला पॉइंट ये रहेगा कि रूमर्स स्प्रेड हो गए थी 7000 men and women gathered in front of the town hall। ठीक है, तो ये जो अपना पॉइंट है इसको देख लीजिए, ये वाला ये पहला पॉइंट हो जाएगा ये। ठीक है, इसके बाद अगला आ जाएगा कि उन लोगों ने कमांडर को मारा, फाइट हुआ, रिविलियन हुआ, ये जो पूरा उस दिन फिर चलता ही रहा। ठीक है, तो ये बेस्टिल टावर जनरली यहाँ पे देख लीजिए कैसे ये डिस्कस हुआ, कैसे मतलब फाइटिंग होती है तरीके से हुई है। अब आगे बढ़ते हैं, इसको कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस इसको देखते हैं आगे। नाउ अब जरा थोड़ा उस किंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं जिसके कारण ये सब हुआ था। तो पहले थोड़ा बहुत ओवरव्यू लेते हैं आखिर ये है कौन। तो जो इस किंग का नाम था लुइस 16। आई होप आप सबको थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा ही। 1774 में जो बर्बन फैमिली, यानी कि जो बर्बन एक टाइप की वो थी, क्या कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ फैमिलीज होती हैं कि ये फैमिली वो फैमिली, वैसे ही बर्बन फैमिली नाम की चीज थी। ऑफ किंग्स अटेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस। इन्होंने फ्रांस की थ्रोन अटेंड की। कौन? लुइस 16 में। कब अटेंड की? जब ये केवल मात्र 20 साल के थे। और इन्होंने किससे शादी की? ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनिटी। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इमेज याद गवर्नमेंट में पूछा जा सकता है कि उस मतलब उनकी क्वीन का नाम बताइए जिनके साथ उन्होंने शादी की। और इम्पोर्टेंट चीज देखिए यार, केवल यहाँ पे 20 साल के ही है वो। ठीक है, तो केवल 20 साल पे ही उनकी शादी होगी। तो आप आइडिया लगा सकते हैं 20 साल के बच्चे को इतनी बड़ी राजगद्दी दी जाए तो कैसे उसको हैंडल कर पाएगा। ठीक है, तो जब असेसन पे आया राजा, तो उसने देखा कि जो उनका ट्रेजर है, यानी कि जो खजाना है वो बहुत ही खाली है, यानी बहुत कम है। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर बन जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको जो है माइंड में कॉपी लेकर के नोट करते रहिए। क्वेश्चन 2 ये आएगा कि हाउ व्हाई डिड द किंग फाउंड एन एम्प्टी ट्रेजर्स। किंग जब आया थ्रोन पे तो उसको एम्प्टी ट्रेजर्स क्यों मिला? उसको बहुत ढेर सारे पॉइंट्स हैं, उसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आप उसको लिख सकते हो। पहला पॉइंट ये है कि लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल रिसोर्स ऑफ फ्रांस। यानी कि जो इतना भी मतलब इतने सालों से जो लड़ाई चली आ रही थी, ऑब्वियस सी बात है, अगर आप लड़ाई करोगे तब का खजाना खत्म होगा ही, कम होगा ही होगा। तो पहला पॉइंट होगा कि लड़ाई के कारण जो है इनका बहुत ढेर सारा खर्चा हो गया था, क्योंकि कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एक्स्ट्रावेगेंट कोर्ट एंड इमेंस पैलेस ऑफ वर्सेलिस। और दूसरा पॉइंट है ये कि जो एक उनका पैलेस था वर्सेलिस में, यानी कि एक बहुत भव्य पैलेस था, यानी कि बहुत समझ लीजिए वैसो आराम वाली सारी चीजें थी। तो वहां पे जो है उसको मेंटेन करने के लिए भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट चाहिए होता है। ठीक है, तो जो है अब जो ये सेकंड पॉइंट हो गया, अंडर लुइस 16 फ्रांस हेल्प 13 अमेरिकन कॉलोनीज। अब यहाँ पे इन्होंने क्या किया, 13 अमेरिकन कॉलोनीज थी उनको भी हेल्प किया उन्होंने, ताकि जो कॉमन एनिमी जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन इनका भी दुश्मन था और अमेरिका का भी दुश्मन था। तो अमेरिका की जो 13 कॉलोनीज उनको हेल्प किया इस इनके लुइस 16 ने। तो उससे क्या हुआ कि उस भाई हेल्प करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है खजाना खत्म होगा ही, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। The war added more than a billion livres to a debt than already had risen to more than 2 billion livres ऑलरेडी। तो ये क्या हुआ, जो वॉर लड़ी गई उससे ऑलरेडी ये कर्जे में थे ही। ठीक है, लेकिन अब क्या हुआ कि और 2 मिलियन ऐड कर दीजिए उसमें, और इनके ऊपर लोन चढ़ गया। तो ठीक सकते हो कि जब उन्होंने आए थे गद्दी पे तो इनके पास कितना बर्डन भरा हुआ था। आई थिंक अभी तक बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा, क्लियर हो रहा होगा आप सभी को। और अच्छा लगता है तो लाइक जरूर कर दिया करिए, कमेंट में हमें बताइए कि कैसे और हम लोग और टॉपिक्स को ले गए और अच्छे से अच्छे इसको कंप्लीट कर सके। ठीक है, तो ये जो लीवर है वहाँ की करेंसी है, जो कंफ्यूज नहीं हो गया कि लीवर वो पेट वाला लीवर हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, lenders who give the state credit now begin to charge 10% of interest on loans। So अब क्या हुआ, जो लोग स्टेट क्रेडिट देते थे, यानी कि जो देते थे, क्या कहते हैं, ऐसे कर्ज देते थे। पहले के जमाने में तो कोई बैंक वगैरह होते नहीं थे, लोग ही आपस में दे दिया करते थे। तो उन लोगों ने क्या किया, 10% चार्ज करने लगा इंटरेस्ट।
ऑलरेडी जो मतलब था जो पहले से था उससे ज़्यादा हो गया है। 10% आप सोच सकते हो क्या हालत हो गई हो वहाँ पे। सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज़ ऑब्लाइज्ड अलोन टू मीट इट्स रेगुलर सच एज़ the cost of maintaining an army, the court running government offices or universities, the state was forced to increase taxes। अब ये टैक्स बढ़ाना, क्यों टैक्स बढ़ाया गया? अब इसी को क्वेश्चन को घुमा देंगे कि व्हाई द लुईस सिक्सटीन वाज फोर्स्ड टू इंक्रीज टैक्सेस। आखिर क्या जरूरत पड़ गई लुईस सिक्सटीन को टैक्स बढ़ाने की? ये जितना भी अभी पॉइंट डिस्कस किया है, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वॉर हैड ड्रेन्ड द फाइनेंशियल टू मेंटेन द एक्स्ट्रावेरेंट कोर्ट एट द मींस पैलेस ऑफ वर्साइलेस। ठीक है, उसके बाद 13 अमेरिकन कॉलोनीज की इनकी हेल्प हो गई। ये सारी चीजें जो है कंटिन्यू करके आप पॉइंट में लिख देंगे बहुत अच्छे तरीके से, पूरा फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर नहीं कटने वाला। ठीक है, yet even this measure will not have suffered। French society in the 18th century was divided into three states। अब देखिए थ्री स्टेट्स वाला जो अभी तक आपने जो ये स्टेट्स वाला है, अभी इस स्टेट का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। एक ही क्वेश्चन बनने वाला है कि आखिर जो लुईस सिक्सटीन थे उन्होंने टैक्सेस को क्यों इंक्रीज किया, या फिर जो है जब वो आए थे गद्दी पे तो उनको इतना खाना, जो उनका खजाना था इतना खाली क्यों मिला। ठीक है, दोनों को एक ही चीज है, घुमा के पूछे जा सकते हैं, वन वर्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से क्लियर कर लेते हैं। अब मैं पहले इसको थोड़ा सा समझा देता हूँ कि ये थर्ड स्टेट्स है कौन सी, फिर उसके बाद मैं यहाँ पे एनसीईआरटी की लाइन में लाइन एक्सप्लेनेशन दे दूंगा। ठीक है, तो भाई जैसे क्या होता है कि जो वहाँ का फ्रेंच का जो सोसाइटी था वो जनरली तीन स्टेट्स में डिवाइड हो गया था। तीन स्टेट्स का मतलब तीन क्रम में डिवाइड हो गया था। पहला है क्लर्जी, दूसरा है नोबिलिटी और तीसरा है थर्ड स्टेट। थर्ड स्टेट में भी तीन टाइप की और वैरायटीज हो गई थी। ठीक है, तो क्लर्जी के ऊपर पहले डिस्कस करेंगे। तो आप जैसे कि फिगर में देख पा रहे हो कि फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड मेड अप 90% ऑफ द पॉपुलेशन। अब एक सोचने वाली बात है, जो थर्ड परसेंट था इसमें जो है थर्ड स्टेट में जनरली 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स कवर कर रही थी। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम अलाउड टू लैंड्स ओन द लैंड्स दे कल्टीवेट। यानी सबसे बुरी बात यह है कि वो केवल वो जनरली दूसरे लोगों के खेतों पे काम करते थे, उनका खुद का खेत बहुत कम था। ठीक है, अबाउट 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय नोबल्स। नोबल्स का कहने का मतलब होते हैं जो पादरी, आप देखते हो जो चर्च में जो प्रीस्ट वगैरह होते हैं। ठीक है, ये उनको नोबल कहा जाता है। और द चर्च मतलब कि जो जमीन होती थी, जो 60% से ज्यादा जमीन नोबल्स या तो रखते थे या फिर चर्च और अदर रिचर मेंबर्स। यानी चर्च में जो लोग काम करते थे, फिर जो अमीर लोग हैं वो जो है वो करते थे, मतलब उनके पास ओनर थी, वो उनके पास लैंड होती थी, कहते थे कि आप जो है हमारा खेत दिए और उसके रिटर्न में आप हमें टैक्स पे करिए अपना जो ये कर रहे हैं। ठीक है, the members of the first two states, that is clergy and the nobility, enjoy certain privileges by birth। अगर आप केवल जन्म ले लिए हैं क्लर्जी और नोबिलिटी में, तो आपको बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो बाय बर्थ आपको फ्री में मिल जाती है। यानी केवल आप जन्म लेने मात्र भर से ही आपको कुछ फ्रीडम दी जाती है, सर्टेन प्रिविलेजेस बाय बर्थ। नाउ द मोस्ट इंपोर्टेंट वाज एक्सेप्शन फ्रॉम पेइंग टैक्सेस टू द स्टेट। अब देखिए जो सबसे ज्यादा अमीर है वो तो टैक्स पे कर ही नहीं रहा है। अब देखिए जो मतलब एक जैसे हमारे यहाँ क्या होता है, इनकम इनकम टैक्स देना पड़ता है जिसके पास ज्यादा इनकम होती है, बट ये जो क्लर्जी नोबिलिटी बहुत रिचर मेंबर्स थे। तो जो फ्रेंच की गवर्नमेंट थी वो टैक्स केवल थर्ड स्टेट से लेती थी या फिर जो पीजेंट आर्टिजन से लेती थी, जिनके पास ऑलरेडी डेप्ट का इतना वो रहता है प्रेशर। तो सबसे बड़ी बुरी चीज इसमें ये रही कि टैक्स जो है केवल जो मतलब आगे चलकर ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बनने वाला है फ्रेंच रिवॉल्यूशन का, क्योंकि टैक्स केवल थर्ड स्टेट को ही अलाउ था पे करने के लिए, बाकी फर्स्ट सेकंड देते नहीं थे, क्योंकि इनको फ्री फ्रॉम थे वो एक्सेप्शन को कुछ बाय बर्थ ऐसी फ्रीडम्स मिली हुई थी। ठीक है, नोबल्स फर्दर एंजॉयड फेडरल प्रिविलेजेस। फेडरल प्रिविलेजेस का मतलब ये होता है कुछ टैक्सेस होते हैं रिलेटेड, फ्यूडल टैक्स होता है जो खेत से रिलेटेड टैक्सेस होते हैं, तो उनको भी ये चीज पे करने की अलाउड नहीं थी। दिस इंक्लूडेड फ्यूडल डीज व्हिच दे एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द पीजेंट्स। यानी कि जो पीजेंट से ये लोग पैसा वसूलते थे उनको भी पे करने की जरूरत नहीं। पीजेंट्स वर ऑब्लाइज्ड टू रेंडर सर्विसेज टू द लॉर्ड टू वर्क इन हाउस एंड फील्ड्स। अब क्या होता था कि पीजेंट्स के पास पैसा तो होता नहीं था कि वो दे पाए, तो उसके बदले में नोबल्स कहते थे कि आप मेरे खेत में काम कर लो, हमारे घर में काम कर लो, हम आपका टैक्स माफ कर देंगे। ठीक है, और पार्टिसिपेट इन द बिल्डिंग रोड्स, यानी कि कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क हो तो पार्टिसिपेट, यानी कि जो उनका मैनुअल लेबर वर्क है उसको लेते थे बिना कोई एक रुपया दिए और उसके बदले में उनका टैक्स क्लियर कर देते। आई थिंक यहाँ तक सभी को क्लियर आ रही होगी। क्लियर आती है तो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर कर दें और इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स में। जिस टाइम आपको पता है लॉकडाउन में कितनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, बहुत बच्चों को क्लियर नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो आप शेयर करोगे तो हो सकता है उनको अच्छे से क्लियर हो पाए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चर्च टू एक्सट्रैक्टेड द शेयर ऑफ द कॉल थीथेस फ्रॉम द पीजेंट्स। अब देखिए यहाँ पे टैक्सेस को कुछ नाम दिया गया है। थीथेस क्या होता है और टेले, ये दो टाइप के टैक्सेस हैं, इसको जरा हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जो चर्च होता है जो टैक्स डायरेक्टली लेता है पीजेंट्स, उनको थीथेस कहते हैं। ठीक है, चर्च जो लेगा डायरेक्टली फ्रॉम द पीजेंट्स, एक टाइप का टैक्स होता है इसको थीथेस कहते हैं। एंड फाइनली ऑल मेंबर्स ऑफ थर्ड स्टेट हैड टू पे टैक्सेस टू द स्टेट। और इसी प्रकार पूरे पूरे तीनों जो स्टेट के लोग थे उनको पे करना पड़ जाता है थर्ड स्टेट के लोग को। दिस इंक्लूडेड द डायरेक्ट टैक्स कॉल्ड टेले and a number of indirect taxes which had levied on articles everyday consumption। एक डायरेक्ट टैक्स का जैसे पूछ लेंगे नेम अ डायरेक्ट टैक्स which was implied on the peasants, तो आप सर्टेनली बिना कुछ सोच समझे काट डाल दोगे पहले वन वर्ड में आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है,
Now, the burden of financial activities of the state through taxes was borne by the third state alone. यानी जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हो रही है, मान लो कंस्ट्रक्शन कराना है, ब्रिज वर्क कराना है, तो जो उसका जो बर्डन होता था डायरेक्टली थर्ड स्टेट पे पड़ जाता था। ठीक है, तो क्लर्जी में देख लेते हैं कौन लगते हैं। क्लर्जी में जनरली वो जितने भी हमारे जो होते हैं ना, चर्चमैन के लोग होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, वो इस कैटेगरी में फॉलो करते हैं। वेरी हाई लोग होते हैं, फिर जो नोबल पर्सन्स होते हैं, जैसे कि कोई राज्यसभा है तो उसके मंत्री होंगे, उनके आपस में जो मिनिस्टर्स होते हैं वो होते हैं। नोबिलिटी में नोबल्स होते हैं, पादरी वगैरह। थर्ड स्टेट में जनरली 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। सबसे पहले नंबर पे वैसे भी कैटेगरी है बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट्स ऑफिशियल्स, लॉयर्स, ये इसमें आते हैं। ठीक है, सेकंड पे पीजेंट्स एंड आर्टिजन्स, थर्ड पे आते हैं स्मॉल पीजेंट्स, लैंडलेस लेबर। तो इनके ऊपर इतना ज्यादा वर्कलोड है, ये जो है ये पूरा का पूरा जो है यही जो है टैक्स पे करते हैं ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, तो आई होप अभी तक सब कुछ क्लियर आ रहा होगा और आपको अच्छा लग भी रहा होगा। इसको आगे और कंटिन्यू करते हैं। ग्रोइंग मिडिल क्लास incentives to end on to privileges। अब मिडिल क्लास थी उसका भी इंक्रीमेंट होता है, वो भी बढ़ती है। मिडिल क्लास आपको आइडिया होगा मिडिल क्लास को होता है, ना बहुत ज्यादा अमीर ना बहुत ज्यादा गरीब, तो मिडिल क्लास में राज करती है। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करते हैं। तो इन द पास्ट पीजेंट्स एंड वर्कर्स हैड पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड सिक्योरिटी। तो ये बताते हैं कि जो पुराने टाइम में भी जो पीजेंट्स होते थे वो पार्टिसिपेट किए थे, क्या कहते हैं किसमें, रिवॉल्ट्स अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। अब देखिए हमारे यहाँ भी जैसे क्या होता था, अंग्रेज आए थे तो टैक्सेस बढ़ाते थे, तो कुछ लोग होते थे उत्साही कि भैया क्यों बढ़ा रहे हो, मतलब वो लगते थे वो विरोध करने। वैसे इनके यहाँ भी हुआ था, कुछ लोग विरोध करते हैं बट अल्टीमेटली क्योंकि यूनिटी ना होने के कारण वो जो होता था फॉल कर जाता था। ठीक है, व्हाट ऐसे फॉल करता, बट दे लैक्ड मींस एंड प्रोग्राम्स टू कैरी आउट फुल स्केल मेजर्स दैट विल ब्रिंग अबाउट अ चेंज टू द सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है, तो वही बताया ना, एकजुटता जो थी, एक कॉमन एक पूरा प्रॉपर अरेंजमेंट होता है कि आप उसके साथ जाइए तब जाकर के प्रॉपर्ली आपकी बात सुनी जाएगी, रखी जाएगी, वहाँ पर सारा किंग का रूल था। ठीक है, तो वही जो कमी के कारण जो है इनका हमेशा सक्सेस नहीं कर पाते। दिस वाज लेफ्ट टू दोस ग्रुप्स विद इन द थर्ड स्टेट हु हैड बिकम प्रॉस्परस एंड हैड एक्सेस टू एजुकेशन एंड अ न्यू आइडिया। ठीक है, अब वो इन ग्रुप पे छोड़ दिया गया था जो कि थर्ड स्टेट में थे, जो थर्ड स्टेट में जो अमीर लोग थे, ठीक है, जिनके पास एजुकेशन थी, कुछ नई आइडियाज थे, वही कुछ करना चाह रहे थे। नाउ इसको आगे बढ़ाते हैं। 18th सेंचुरी विटनेस द इमर्जेंस ऑफ सोशल ग्रुप्स टर्म्ड एज मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास कौन है, तो 18th सेंचुरी में क्या हुआ, इमर्जेंस ऑफ कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं, उनकी इमर्जेंस हुई जिनको मिडिल क्लास कहा गया। who earned their wealth through an expanding overseas। अब ये पूछा जा सकता है कि जो मिडिल, हाउ द मिडिल क्लास अर्न देयर इनकम। यहाँ पे क्वेश्चन थर्ड हम लोग डिस्कस कर चुका हूँ, 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ चुके हैं। यहाँ क्वेश्चन थर्ड आप देख लीजिएगा, जो यहाँ बन के आ जाएगा कि आखिर जो मिडिल क्लास थी उनको मेन पैसा उनको कहाँ से मिला। ठीक है, तो कहाँ से मिला, थ्रू एन expanding overseas trade and from the manufacture of goods such as woolen and silk textile that were either exported or brought by the richer members of society। ठीक है, तो ये जो थे जनरली ओवरसीज यानी देश से बाहर ट्रेडिंग करते थे इस चीज में, वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल में, जो कि एक्सपोर्ट किया जाता था बाय द रिचर मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो है उसको बेच बेच कर करके, बाहर बेच करके इन्होंने अच्छी इनकम कमा ली थी और इनका प्रॉस्पेरिटी बढ़ी और ये आगे चल के काफी फेमस हो गए, जिसके कारण इनको मिडिल क्लास का औहदा में आ गए। ठीक है, सो आपको पता चल गया कैसे जो है ये इनकम की बीन जनरेट हुई। जनरली ओवरसीज में ये ट्रेडिंग करते थे। नाउ इन एडिशन टू मर्चेंट्स एंड मैन्युफैक्चरर द थर्ड स्टेट इंक्लूडेड प्रोफेसर्स सच एज लॉयर्स और एडमिनिस्ट्रेटर्स। ऐसा नहीं है कि जो थर्ड स्टेट में केवल गरीबी लोग हैं। थर्ड स्टेट में 3 कैटेगरी बताई थी आपको, पहला वाला जिसमें थोड़ा और नेचर मेंबर्स थोड़े उससे कम, और सबसे आखिरी में सबसे दे गुजरे वाले जिनके पास खाने तक की कीमत, जैसे पीजेंट्स हो गए, फार्मर्स हो गए, लैंडलेस लेबरर्स हो गए। ठीक है, so in addition to merchants and manufacturers, the third state included professors such as lawyers and or administrative officials। जो उसमें कौन कौन थे, lawyers थे और administrative officials थे, all of them were educated and believed that no group in society will be privileged by birth। और इन सभी का मानना था, जो थर्ड स्टेट लोग थे, कि कोई भी इंसान जन्म लिया है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में या फिर पर्टिकुलर जैसे क्लर्जी या नोबिलिटी में ले लिया, तो उसको जन्म से कोई अधिकार नहीं मिलना चाहिए। आप अपनी मेहनत करिए, वर्क करिए, उसके बाद आपको अधिकार मिले। तो ये किसका मानना था, मिडिल क्लास का मानना था, क्योंकि रिचर मेंबर्स थे ऑफ द थर्ड स्टेट। ओके, आई थिंक यहाँ तक सब कुछ क्लियर आ रहा होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा, बहुत अच्छे समझ आ रहा हो, मजा आ रहा हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में। Okay, now all of these were educated and इसको continue करें, rather a person's social position must depend on his merit। These ideas in civil society based on the freedom and equal laws and opportunities for all put forward philosophers such as। now यहाँ पे कुछ philosophers की बात आ जाती है जो कि थर्ड स्टेट से जनरली बिलोंग करते थे, कुछ कम फर्स्ट या सेकंड स्टेट से भी थे, जिनका बहुत ज्यादा मानना था कि जो ये चल रहा है पूरा प्रोसेस फ्रांस में वो बहुत गलत हो रहा है। तो उन्होंने कुछ फिलोसफर्स यानी कुछ फिलोसफी और कुछ बुक्स लिख करके आए, इसको देख लेते हैं। आपको बहुत याद रखना है, ये 2 नंबर में, 1 नंबर में पूछा जाता है कि अच्छा ये बताइए कि जो जॉन लॉक है, या फिर पूछेंगे टू टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट किसने लिखा था, या फिर टू ट्रीटीज ऑफ ट्रीटमेंट कौन लिखा, तो वो लाया था जॉन लॉक। रिमेंबर दिस, जॉन लॉक, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट एंड जीन जैक रूसो
नो अब दे डॉक्ट्रिन एंड डिवाइन एब्सोल्यूट राइट, यानी कि जो होता है डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट का मतलब ये होता है कि जो अभी हमारा जो मोनार्च चल रहा है, ठीक है, उस मोनार्च के पास ज्यादा पावर है। आई थिंक 100% पावर उसी के पास है, 90 to 80% पावर उसी के पास है, और जो नीचे वाले हैं पावर डिस्ट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा है। सो अब क्या हो रहा है कि इनका ये मानना था कि जो डॉक्ट्राइन एंड डिवाइन ऑफ एब्सोल्यूट राइट, यानी कि जो राइट्स हैं सभी को बराबर बटे रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब आप 80% पावर आप अपने पास रख रहे हो, ठीक है। नाउ रूसो का क्या मानना था? रूसो कैरिड आउट आइडिया फॉरवर्ड प्रपोजिंग अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल्स एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। अब रूसो का ये मानना था, ये भी एक जो वो थे, ये भी एक फिलोसफर्स थे, ठीक है। तो इन्होंने इनका ये माना था कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए पीपल और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच में, यानी कि जो रिप्रेजेंटेटिव्स वहाँ खड़े हैं वो उनकी मत के अनुसार खड़े हैं और उन लोगों के हिसाब से जो है वहाँ पे रूल्स और रेगुलेशन बनाए उनके फेवर में, ठीक है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट था लोगो और रिप्रेजेंटेटिव के बीच में। द स्पिरिट ऑफ द लॉस, ये पूछा जाएगा किसने लिखा था? ये लिखा था मॉन्टेस्क्यू। इसमें क्या था? प्रपोज डिवीजन ऑफ पावर विद इन द गवर्नमेंट। का ये मानना था कि जैसे हमारे यहाँ का लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव यानी सेंटर और स्टेट के बीच में पावर का डिवीजन है, वैसे ही इनका ये मानना था कि जो पावर है वो जो है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी, इन तीनों ब्रांचेस में बढ़ जाना चाहिए। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज पुट इनटू फोर्स इन द यूएसए आफ्टर द 13 कॉलोनीज डिक्लेयर्ड देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन, ठीक है। तो जो 13 कॉलोनी जो भी स्टार्टिंग बताया था कि कैसे उन लोगों ने हेल्प किया था, ये जो लुईस सिस्टन उन्होंने हेल्प की 13 कॉलोनीज को इंडिपेंडेंट हासिल करने में, ठीक है। तो ये जो मॉडल था यूएसए ने फॉलो किया गया। द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन एंड गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट्स वाज एन इंपॉर्टेंट एग्जांपल ऑफ पॉलिटिकल थिंकर्स इन फ्रांस। अब पॉलिटिकल थिंकर्स जो थे फ्रांस के, उनको बहुत बड़ा एग्जांपल मिला था ये जो 13 कॉलोनी से जो भी वहाँ पे चीज की थी, ठीक है। तो आप आइडिया लगा लो कि जो अभी अभी ब्रिटेन में क्या क्या, जो अभी जो फ्रांस है वहाँ पे थोड़ी थोड़ी जो चिंगारी है, यानी थोड़ी थोड़ी जो लोगों की सोच थी कि हमें भी इंडिपेंडेंस गेन करना चाहिए, वो धीरे धीरे बढ़ रही थी, प्रॉपर ग्रो हो रही थी, ठीक है। आइडियाज ऑफ दिस फिलोसफर्स वर डिस्कस इंटेंसिवली इन सलोन्स। अब जैसे कि मान लो अभी हम आपसे कहें कि ये हो गया वो हो गया, हम लोग सपने में बातचीत करते हैं, वैसे ही क्या होता है कि जो ये यहाँ के लोग थे फ्रांस के, उन लोगों ने अपने जो उनकी आइडियाज थी लोगों ने शेयर करना शुरू किया एक दूसरे के साथ। तो कहाँ पे शेयर करते थे? सैलून्स में शेयर करते थे, कॉफी हाउस उसमें, स्प्रेड अमंग पीपल थ्रू बुक्स एंड न्यूज़पेपर। कुछ तो किताब में लिखते थे अपना नॉलेज की, नहीं वो देखो वहाँ क्या अमेरिका में कैसे गवर्नमेंट बन गई है। तो भाई ऑब्वियस बात है, जैसे कि अभी कुछ चाइना में कुछ हो रहा हो या जापान में हो रहा हो तो हम लोग भी डिस्कस करते हैं कि ये देखिए क्या हो रहा है। वैसे ही वहाँ पे भी सर्टेनली लोगों ने अपने घरों में जब जब भी कहाँ मिलते थे कि हाँ ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ठीक है। दीज वर फ्रीक्वेंटली रीड अलाउड इन ग्रुप्स। जैसे क्या होता था कि जो न्यूज़पेपर्स या बुक्स हो गए, इनको जो है खूब लोगों को इकट्ठा करके वहाँ पे तेज-तेज से बोल-बोल कर उनको पढ़ाया जाता था, ठीक है। फॉर बेनिफिट ऑफ द दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट, जो कुछ नहीं पढ़ या लिख नहीं सकते, कम से कम सुन तो सकते हैं, समझ तो सकते हैं, तो उनके माइंड में भी वो चीज़ आ रही थी कि हाँ ये जो यहाँ पे ये चीज़ हो रही है, उन लोग को एनकरेज किया गया। द न्यूज़ दैट ल्यूइस सिस्टीन प्लान टू इम्पोज फर्दर टैक्सेस। ऑलरेडी अब देखिए ल्यूइस सिस्टीन ऑलरेडी इम्पोज कर चुके थे टैक्स, हाई टैक्सेस 10% ऑलरेडी बढ़ा दिया था। फिर अब एक और न्यूज़ आई कि जो है ये अभी और टैक्स बढ़ाने वाले हैं, तो लोगों को पता चली कि टू एबल टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द जनरेटेड एंगर एंड प्रोटेस्ट अगेंस्ट द सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस। सो ऑल द थिंग्स यहाँ तक अभी तक सबको क्लियर आ रही होगी, आई थिंक बहुत मजा आ रहा होगा। सो जैसा भी है, अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करते रहें, ठीक है। इसको आगे कंटिन्यू करेंगे और अभी तक सारा पॉइंट क्लियर, 3 क्वेश्चन बन चुके हैं, ठीक है। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंटली याद कर लीजिएगा और कॉपी लेकर नोट करते रहिए, ठीक है ना। उसको आगे बढ़ते हैं। स्ट्रगल टू सर्वाइव आते हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अभी फिलहाल हम लोग पहला पॉइंट ही कवर कर रहे हैं, पहली जो टॉपिक है उसी का मैं सब डिविजन लेके आऊँ, लाइन में एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। सो आगे स्ट्रगल ऑफ सर्वाइव को देख लेते हैं। सो नाउ अगर बात करें फ्रांस की, तो फ्रांस में अचानक से, मतलब ये मैं स्ट्रगल टू सर्वाइव क्यों बोल रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो फ्रांस में था अल्टीमेटली बहुत ढेर सारे फैक्टर्स राइज हो गए थे, जिनके कारण क्या हुआ था कि लोगों के पास मतलब उनको जीने तक के भी लाले पड़ गए थे, यानी कि दे वर नॉट एबल, उनके पास कुछ कॉमन नीड्स की चीजें नहीं मिल पा रही थी। क्यों ऐसा हुआ था? पहला फैक्टर है नाउ पॉपुलेशन राइज। पॉपुलेशन ऑफ फ्रांस रोज फ्रॉम 23 मिलियन, आई थिंक 1715 में क्या था कि वहाँ की जो फ्रांस की पॉपुलेशन थी अराउंड 23 मिलियन की थी, ठीक है। और जो की राइज हो गई 28 मिलियन इन 1789। आप आइडिया लगा लो कि 1715 टू 1789 इस जो एज का ईयर का जो गैप बिटवीन पीरियड है, इसमें 23 से 28 मिलियन है, यानी कि टोटल 5 मिलियन पीपल और ऐड किए गए। तो पॉपुलेशन ऐड होने का ये मतलब नहीं होता है कि मतलब बस बढ़ गया, उसके साथ साथ आप पॉपुलेशन ऐड हुआ तो उनको खाना खाने के लिए भी आपको और एडिशनल फूड चाहिए, उनके रहने के लिए और लैंड्स का एक्सप्लोरेशन होगा, एवरीथिंग, हर चीज में टैक्स का इंक्रीमेंट हुआ। सो इन सब चीजों से क्या हुआ, दिस लेड टू अ रैपिड इंक्रीज इन द डिमांड फॉर फूड ग्रेन। ऑब्वियस सी बात है, इतने ज्यादा अगर पेट हो जाएंगे तो उनको भरने के लिए आपको फूड ग्रेन्स भी देने पड़ेंगे। तो पहला पॉइंट, नाउ द क्वेश्चन हियर विल बी रेस्ट,
why the people are facing why they are not able to meet their basic demands, या फिर why the people of France were struggling to survive for a single basic needs। तो ये सारा क्वेश्चन आपको बताना है। पहला पॉइंट बताएंगे द पॉपुलेशन, पहली बात भैया बढ़ गई, बहुत ज्यादा बढ़ गई। दूसरी बात ये कि आप जो है पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सबको भाई खाना भी चाहिए होगा, खाना भी देने के लिए आपको ज्यादा फूड ग्रेन्स भी चाहिए। और प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स कुड नॉट बी पेस विद द डिमांड। अब वहाँ पे क्योंकि टेक्नोलॉजी अभी स्लो थी, जितना नीड हमें चाहिए उसको मेंटेन तो किया नहीं जा सकता। मान लीजिए हमें 1 ट्रिलियन चाहिए और हमारे पास 80 आ पा रहा है, तो क्या होगा? आप एक सिंपल सा इकोनॉमिक्स का रूल है, अगर आपके पास सामान ज़्यादा है, मान लीजिए सामान इतना ज़्यादा है, इसका प्राइस क्या होगा? कम होगा, ठीक है? यहाँ पे लेस होगा। बट अगर आपके पास सामान बहुत कम है और खाने वाले इतने ढेर सारे लोग हैं, तो प्राइस तो भैया तुम्हारा क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो यही सिंपल इकोनॉमिक्स का रूल जो यहाँ पे अप्लाई हुआ कि जो प्राइस ऑफ ब्रेड था, जो कि अचानक से बड़ी तेजी से बढ़ गया क्योंकि लोगों की जो है पॉपुलेशन बढ़ गई है। तो क्या हुआ? सो द प्राइस ऑफ ब्रेड विच वाज द स्टेपल डाइट, एक आम स्रोत था हर गरीब और अमीर के लिए, रोज रैपिडली बहुत तेजी से बढ़ गया। क्या स्पीड से अगर मेरी कोई प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दोस्तों, कि मैं थोड़ा और धीमा बोलने की कोशिश करूंगा। ठीक है, थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लीजिए, बाकी मैं अगली बार से और अच्छी और मैं और पर्टिकुलर ऐसे पॉइंट आपके लेके आऊंगा ताकि वो कोई डाउट हो ना। मोस्ट वर्कर्स वर एम्प्लॉयड एज लेबर्स इन वर्कशॉप्स व्हिच ओनर फिक्स देयर वेजेस। अब यहाँ पे उन लोगों की बात हो रही है जो कि गरीब हैं, इनके पास इतना पैसा नहीं है कि वो इतने बड़े हाई अमाउंट ऑफ टैक्सेस को भी पे करें और इतना महंगी चीजों को भी खरीद सकते हैं। तो जो ज्यादातर लोग थे वो तो लेबरर्स थे वर्कशॉप में, जहाँ पे उनको फिक्स्ड वेजेस मिलते थे, इतने रुपए फिक्स होते थे, उन्हीं में उनको सब कुछ एडजस्ट करना होता। बट वेजेस डिड नॉट कीप पेस विद द राइज इन प्राइसेस, यानी कि जो प्राइस बढ़ रही थी तो उनकी वेजेस भी नहीं बढ़ रही थी, उनकी इनकम भी नहीं बढ़ रही थी। तो इससे ये हुआ कि जो है वो लोग डिमांड को फुलफिल नहीं कर पा रहे। सो द गैप बिटवीन पुअर एंड रिच वाइडेंड, बहुत ज्यादा अमीर बहुत अमीर हो गए या गरीब बहुत गरीब हो गए। दिस बिकम्स वर्स व्हेनेवर ड्रॉट और हेल्थ रिड्यूस। अब इस केस में क्या होता था, कभी कभी ड्रॉट भी आ जाती थी या फिर कुछ हार्वेस्ट में कुछ कीड़े लग गए या फिर कुछ बहुत ज्यादा पानी आ गया। तो क्या हुआ? इससे क्या हुआ? दिस लेड्स टू अ सब्सिस्टेंस क्राइसिस। नाउ क्वेश्चन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको सबसे पूछा जा सकता है, घुमा करके पूछेंगे कि व्हाट आर द फैक्टर्स लीड टू द सब्सिस्टेंस क्राइसिस। सब्सिस्टेंस क्राइसिस का मतलब ये होता है कि लार्ज स्केल पे खूब ढेर सारी चीजें एक साथ हुई जिसके कारण भुखमरी जैसे हालात हो रहे होंगे। ठीक है, तो एनसीईआरटी में इसका वीडियो था, काफी अच्छा लगा होगा। मैंने कोशिश की है ज्यादा चीजों को लेके आने की, और अगर आपको मेरी स्पीड से कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो उसको मैं आगे फर्दर और रिड्यूस करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो इसको जो है लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और जितना ज्यादा लोगों को आप शेयर करोगे उतना ज्यादा मेरे लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो अगली वीडियोस में लेके आऊंगा, इसकी पर्टिकुलर देखते हैं रिस्पॉन्स कैसा रहता है। ठीक है, तो अगले इसके लाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।